हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुलसीदास और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फिजिक्स मेनिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, लास्ट हमने पढ़ा था ट्रांसप्लांटेशन और अब हम पढ़ने वाले हैं मैन्योरिंग। तो मैन्योरिंग क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं मैन्योर का मतलब क्या होता है। मैन्योर माने होता है खाद, नेचुरल खाद जो हम डालते हैं उसको मैन्योर बोलते हैं। तो मैन्योरिंग क्या होता है, किसी भी फील्ड में खाद डालना, उसको मैन्योरिंग कहते हैं। सो प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए प्लांट्स को मिट्टी से न्यूट्रिएंट जो है वो चाहिए होते हैं। द सॉइल विच प्रोवाइड सफिशिएंट न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप इज़ कॉल्ड फर्टाइल सॉइल। जो मिट्टी अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है क्रॉप को, उसको फर्टाइल सॉइल यानी उपजाऊ मिट्टी बोलते हैं। रिपीटेड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन अ फील्ड रेंडर्स इट डेफिशिएंट इन द न्यूट्रिएंट्स। आप बार बार खेत में अगर फसल उगाते हैं तो वो फसल जो है वो बार बार खेत के न्यूट्रिएंट को ले जाती है अपने साथ, और फिर हम ये कहते हैं कि जो खेत है वो न्यूट्रिएंट से लेस हो गया है, यानी न्यूट्रिएंट उसमें कम हो गए हैं। देयरफॉर फार्मर हैज़ टू रीप्लेनिश द सॉइल विद एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट। इसलिए किसान को बार बार मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं। दिस इज़ डन बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैन्योर और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अब ऐसा करते हैं हम दो तरीक़ों से। एक तो हम या तो ऑर्गेनिक मैन्योर यानी जो ऑर्गेनिक तरीके से खाद बनती है, जैसे फल और सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं जिनसे आप कंपोस्ट बनाते हैं, तो वो भी खाद होती है, तो या तो वो डाल सकते हैं, या फिर हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स डाल सकते हैं जिसको हम लैब में बनाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग नेचुरल एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल एंड टू मेक इट फर्टाइल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को, जिसके ज़रिए हम केमिकल फर्टिलाइज़र डालें या फिर नेचुरली मैन्योर डालें, दोनों ही चीज़ें डालें ताकि जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो सके, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो रीप्लेनिश हो सकें, दोबारा बन सकें, तो इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहा जाता है। अब ये दो तरह की होती है, एक तो होती है नेचुरल फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। तो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स क्या होता है, दीज आर लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर्स ड्राइव्ड फ्रॉम एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज़। ये लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, और ये प्रोड्यूस की जाती है एनिमल वेस्ट से या प्लांट, जो पेड़ पौधों के बचे हुए छिलके हैं उससे, नीम की खाद से, ये सारी की सारी चीज़ें कंपोस्ट की जाती हैं जिससे नेचुरल फर्टिलाइज़र बनता है। कंपोस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एनिमल वेस्ट कैरिड आउट बाय सम ऑर्गेनिजम्स। कंपोस्ट बनता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, कुछ जीवों के द्वारा, जो पेड़ों को और पौधों को खाते हैं। जो सड़े गले पेड़ पौधे हैं उनको खाते हैं और खाने के बाद उसे कंपोस्ट में बदल देते हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फार्मर्स प्रिपेयर देयर ओन कंपोस्ट बाय डंपिंग फार्म रेजिड्यूज एंड एनिमल डंग्स इनटू द पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउइंग इट टू डिकम्पोज। जो किसान होते हैं वो अपने तरफ से भी बना सकते हैं इन चीज़ों को, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स को बना सकते हैं। वो जो पेड़ पौधे के वेस्ट हैं और जो उनके घरों का कूड़ा कचरा है, ऑर्गेनिक कूड़ा कचरा, उसको किसी गड्ढे में दबा सकते हैं जिससे वो बाद में डिकम्पोज होकर फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाता है। इट टेक्स अबाउट अ मंथ टू डिकम्पोज। 1 महीने के आसपास लगता है इसको डिकम्पोज होने में। In class 6th, you have prepared your own compost from biodegradable home waste and vermicompost with the help of earthworms. अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट बायोडिग्रेडेबल को आपको ईजिली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ऐसे सारे सब्सटेंस जो नेचर के अंदर अपने आप सड़ के गल के ख़त्म हो जाते हैं उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। कंपोस्ट इज़ यूजुअली पुअर इन नाइट्रोजन। जो कंपोस्ट होता है उसमें नाइट्रोजन कम होती है, मिनरल्स जैसे फास्फोरस और पोटेशियम भी कम होते हैं। अब यूजेस जान लेते हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र्स के क्या क्या यूजेस हैं। सो मैन्योर एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये मिट्टी की पानी होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। इट मेक्स द सॉइल पोरस एंड हैंस इम्प्रूव एयरेशन। ये मिट्टी को हवा जाने लायक बना देते हैं और प्रॉपर एरेशन यानी प्रॉपर हवा उसमें जा सकती है। इट इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। मिट्टी का टेक्सचर यानी कलर भी चेंज करते हैं ये। इट इम्प्रूव सॉइल। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद ऑल न्यूट्रिएंट्स। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए
मिट्टी को बढ़ा देते हैं, यानी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द सॉइल विच आर फ्रेंड ऑफ फार्मर। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाते हैं मिट्टी के अंदर, जो कि किसान के दोस्त कहे जाते हैं। एंड इट डज़ नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये किसी भी टाइप का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की। अब ये केमिकली सब्सटेंस हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, तो इनको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बोला जाता है। ये कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, यानी इनमें कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। जैसे यूरिया में नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम सल्फेट ज़्यादा होती है। सुपर फॉस्फेट भी होती है जिसमें फॉस्फर भी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इन फर्टिलाइज़र्स में ये केमिकल्स जो हैं वो मिलाए जाते हैं। देयर आर सम मिक्स्ड फर्टिलाइज़र्स विच सप्लाई मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ऐसे कुछ बहुत से फर्टिलाइज़र्स ऐसे होते हैं जो कि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन में कैल्शियम, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन होता है। एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। फर्टिलाइजर्स शुड बी यूज्ड जुडिशियली। फर्टिलाइजर्स को आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्रॉप एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स चेंजेस द नेचर ऑफ द सॉइल। अब आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो मिट्टी का नेचर चेंज हो जाता है और मिट्टी जो है वो अनउपजाऊ हो जाती है, यानी उसमें आगे फसल उगाने की क्षमता कम हो जाती है। Excess of fertilizers also leach down through the soil with rain or irrigation and pollute underwater ground. तो ज़्यादा अगर आप फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं तो वो बारिश के साथ बह जाता है और पानी को भी पॉल्यूट करता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। अब केमिकल फर्टिलाइज़र्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में घोल सकते हैं आसानी से, इसलिए प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनको। दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटी। बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए और ईजी एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कैन बी फुलफिल्ड विद द फर्टिलाइज़र्स रिच इन दैट न्यूट्रिएंट। जिस चीज़ की मिट्टी में कमी होती है उस चीज़ को फर्टिलाइज़र्स के रूप में मिलाकर हम उस न्यूट्रिएंट को फुलफ़िल कर सकते हैं या रिप्लेनिश कर सकते हैं मिट्टी के अंदर। अदर मेथड ऑफ टू रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। दूसरे कौन से मेथड्स हैं सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए, यानी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए? पहला है फील्ड फैलो। फील्ड फैलो क्या होता है? हम खेत को 2 या 3 फसलें उगाने के बाद खाली छोड़ देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जीवों को पनपने के लिए, जिससे क्या होता है कि जो मिट्टी है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा वो जीव जो है वो बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि हम एक ही टाइप की क्रॉप सारे साल नहीं उगाते, हम अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को जिसकी हमें ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम उन क्रॉप्स को उगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वीट और पैडी जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा नाइट्रोजन खाती हैं, तो वो अगर खेत में हम उनको उगाएंगे तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी खेत में। तो इसलिए हम इन क्रॉप्स को एक बार उगाकर फिर ऐसी फसल उगाते हैं जो कि नाइट्रोजन बढ़ाती हैं, जैसे दालें वगैरह उगाते हैं इन फसलों को उगाने के बाद। तो दालें उगाने के कारण क्या होता है कि मिट्टी की जो नाइट्रोजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम क्रॉप रोटेशन करके भी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड कल्टिवेशन। अब मिक्स्ड कल्टिवेशन में क्या होता है? अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को एक ही टाइम में हम एक ही फील्ड में उगाते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ क्रॉप शुड बी डन इन सच अ वे दैट द न्यूट्रिएंट नीड वन क्रॉप इज फुलफिल्ड बाय द अदर। अब ऐसा इसलिए किया जाता है कि एक क्रॉप को अगर न्यूट्रिएंट कोई ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो दूसरी क्रॉप हम ऐसे उगाते हैं जो उस न्यूट्रिएंट को प्रोड्यूस करे या वो न्यूट्रिएंट उसको चाहिए ही ना हो। जैसे वीट एंड बरसेम यानी लेग्यूम यानी दाल वाली क्रॉप है, तो गेहूं को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए और दाल वाली क्रॉप जो है वो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करती है, तो दोनों का काम चल जाता है इस चीज़ से। फार्मर शुड बी एजुकेटेड टू अडॉप्ट दीज प्रैक्टिसेस। अब किसानों को इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें एजुकेट करना चाहिए। नेक्स्ट है इरिगेशन।
इरीगेशन यानी सिंचाई। द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। यानी अगर क्रॉप को हम अलग अलग इंटरवल्स पे पानी देते हैं तो उस प्रोसेस को हम सिंचाई बोलते हैं या इरीगेशन कहते हैं। द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अलग अलग फसल में अलग अलग टाइम पर पानी दिया जाता है, सिंचाई की जाती है, और अलग अलग टाइप से सिंचाई की जाती है। फॉर एग्जाम्पल पैडी क्रॉप नीड्स कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर। पैडी की जो क्रॉप है उसको लगातार पानी चाहिए। कॉटन को बहुत लॉन्ग इंटरवल के बाद पानी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन इंक्रीजेज इन समर एज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड प्लांट इंक्रीजेज मैनीफोल्ड इन द समर्स। गर्मियों में क्योंकि पानी ज़्यादा वेपोराइज होता है इसलिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और लगातार पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट्स इन द फॉलोइंग वेज। पानी प्लांट्स को अलग अलग तरीक़ों से ज़रूरी है। कैसे देखते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब सॉल्ट एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल विच इज़ इन डिजॉल्व्ड स्टेट। प्लांट्स जो है मिनरल्स और सॉल्ट जो पानी से जो ज़मीन से लेते हैं वो घुली हुई अवस्था में लेते हैं, तो पानी के साथ ही वो जाता है। सीड्स गेट मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल नीडेड फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन यानी पौधा बनने के लिए बीजों को मॉइस्चर चाहिए होता है और जिसके लिए पानी ज़रूरी है। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर वेरियस साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़, वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट्स को ले जाने के लिए पानी चाहिए, और फूड ट्रांसपोर्ट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पौधों को करने के लिए पानी चाहिए। वाटर इज़ नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ। सही से ग्रोथ करने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। प्लांट बॉडी कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। पेड़ पौधों में 90% से ज़्यादा पानी होता है। वाटर प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। गर्मियों में जो लू चलती है पानी उससे सूखने से बचाता है फसल को। क्रॉप रिक्वायर्स इरीगेशन एट प्रॉपर टाइम। इरीगेशन एट रॉन्ग टाइम और ओवर इरीगेशन में भी हार्मफुल टू द क्रॉप। ज़्यादा पानी देना भी हानिकारक है और कम पानी देना भी हानिकारक है। प्रॉपर टाइम पर पानी देना चाहिए और प्रॉपर अमाउंट में पानी देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इरीगेशन जस्ट आफ्टर फ्लावरिंग इन इज़ सम प्लांट्स रिजल्ट्स इन द प्री मेच्योर शेडिंग। अगर आप जस्ट फूल लगने के बाद ही पानी दे देंगे तो जो प्लांट है वो जड़ें उनकी गल जाती हैं। थ्रू वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनलार्जमेंट ऑफ फ्रूट बट ओवर वाटरिंग में रिजल्ट्स इन प्री मेच्योर रप्चरिंग ऑफ फ्रूट वॉल। ज़्यादा पानी देने से जो फ्रूट बनता है, जो फल बनता है, वो फल खराब हो सकता है। ओवर वाटरिंग में रिजल्ट्स इन वाटर लॉगिंग कंडीशंस। पानी इकट्ठा हो जाता है अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो। एंड इट डैमेजेस द क्रॉप एज वाटर ब्लॉक्स एयर एंड सॉइल पार्टिकल्स एंड रूट्स डाई इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती इसलिए जड़ें जो हैं वो गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं ज़्यादा पानी देने से भी। तो ये था आपका आज का पार्ट। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।